गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम लोगों ने सब्जेक्ट स्टार्ट किया हुआ था। इसमें हम लोग आज टॉपिक करेंगे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। बिजनेस को पैसों की ज़रूरत पड़ती रहती है, तो बिज़नेस पैसा वो कहाँ कहाँ से लेता है, उसके लिए हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 5 है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। बिज़नेस के जो पैसों की रिक्वायरमेंट है, बिज़नेस के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 3 तरीके के डिसीजन होते हैं: इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। ठीक है। बिजनेस इन्वेस्टमेंट यानी बिजनेस कौन कौन सी एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट करेगा, किस किस प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट करेगा। अब उस इन्वेस्टमेंट करने के लिए बिज़नेस को पैसा चाहिए, उसके लिए बिज़नेस मार्केट से पैसा लेता है, वो डिसीजन क्या कहलाता है? फाइनेंसिंग डिसीजन कहलाता है। और थर्ड जो डिसीजन है वो है हमारा डिविडेंड डिसीजन। बिज़नेस ने मार्केट से पैसा ले रखा है और उन लोगों को बदले में कंपनी को कुछ ना कुछ रिटर्न पे करनी पड़ेगी, वो क्या कहलाता है? डिविडेंड डिसीजन कहलाता है। तो बिज़नेस जब भी इस तरीके के डिसीजन लेते हैं तो तीनों डिसीजन क्या है? इंटर रिलेटेड है और इसी के ऊपर बेस्ड होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। लेकिन आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया: लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, मीडियम टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एंड शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस वो सोर्सेज होते हैं जिसकी ज़रूरत हमें 5 साल से ज़्यादा के लिए होती है, यानी वो पैसा जो मार्केट से मोर देन 5 ईयर्स के लिए लिया जाता है, वो सोर्सेज क्या कहलाते हैं? लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कहलाते हैं। लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की जो रिक्वायरमेंट है वो हम पूरे कहाँ से करते हैं? बिजनेस शेयर से पैसा लेता है, डिबेंचर से लेता है पैसा, लोन लेता है मार्केट से। इन सभी सोर्सेज से क्या करते हैं? लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए जो पैसा लिया जाता है वो लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्ट किया जाता है, यानी बिज़नेस उससे क्या खरीदता है? कोई मशीनरी खरीदी, कोई फिक्स्ड एसेट्स, कोई प्लांट, कोई बिल्डिंग, इस तरीके के एसेट्स को बिज़नेस परचेज करता है। यानी लॉन्ग टर्म सोर्सेज के पैसे को बिज़नेस लॉन्ग टर्म एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट करता है। एक हमने टॉपिक भी करा था पहले वर्किंग कैपिटल का। वर्किंग कैपिटल में मैंने आपको बताया था टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल एंड परमानेंट वर्किंग कैपिटल। तो बिज़नेस की जो करंट एसेट्स की रिक्वायरमेंट है, परमानेंट वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, उसका कुछ पार्ट भी हम कहाँ से पूरा करते हैं? हमारे लॉन्ग टर्म सोर्सेज से पूरा करते हैं। सेकेंड है हमारा मीडियम टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। मीडियम टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस वो होते हैं जिन पैसों की ज़रूरत हमें 1 साल से 5 साल तक के बीच के लिए होती है नॉर्मली। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? हमारे मीडियम टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कहलाते हैं। 1 to 5 ईयर्स के लिए होती है, लेकिन इसको हम कई बार एक्सटेंड भी कर देते हैं मीडियम टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को। कई बार इसको 7 ईयर्स तक ले जाते हैं। वो सोर्सेज क्या कहलाते हैं? हमारे मीडियम टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कहलाते हैं। मीडियम टर्म सोर्सेज का बिजनेस यूज़ किस लिए करता है? किसी एसेट की रिप्लेसमेंट करनी है, कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करना है, या कोई एडवर्टीजमेंट पर हैवी एक्सपेंडिचर करना है, उसके लिए बिजनेस क्या करता है? मीडियम टर्म सोर्सेज को लेता है। अब मीडियम टर्म सोर्सेज के लिए बिजनेस पैसा कहाँ से लेता है? मीडियम टर्म सोर्सेज के लिए बिजनेस पैसा कहाँ से लेता है? बैंक से लोन ले लिया, पब्लिक डिपॉजिट्स हैं, ये सोर्सेज हैं मीडियम टर्म रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। वेरिएबल सोर्सेज हैं। शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस जिन पैसों की ज़रूरत हमें लेस देन 1 ईयर तक होती है, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? हमारे शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कहलाते हैं, जिसको हम करंट एसेट्स के नाम से भी जानते हैं, करंट लाइबिलिटीज़ के नाम से भी जानते हैं। और इसके लिए हमने क्या पढ़ा था? वर्किंग कैपिटल पढ़ा था। ये इनकी जो नीड होती है वेरिएबल होती है, यानी डिपेंड करती है कंपनी टू कंपनी। ठीक है, ये जो नीड होती है बिजनेस, अब वर्किंग कैपिटल की बिजनेस को नीड क्यों होती है? करंट एसेट्स की बिजनेस को नीड क्यों होती है? अपने डे टू डे ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए बिजनेस को किसकी नीड होती है? वर्किंग कैपिटल की नीड होती है। रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए, कोई सीजनल डिमांड को बियर करने के लिए, इस तरीके के लिए बिजनेस को क्या होती है? मीडियम शॉर्ट टर्म सोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमने सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया: लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, मीडियम टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एंड शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। लॉन्ग टर्म सोर्सेज जिसकी रिक्वायरमेंट हमें मोर देन 5 ईयर है, मीडियम 1 to 5 या कई बार ये 7 ईयर्स तक भी हो जाती है। ठीक है, बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है। और शॉर्ट टर्म का है कन्फर्म है कि ये क्या होते हैं? हमेशा लेस देन 1 ईयर होते हैं। अब सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, बिजनेस ये पैसा लेता कहाँ कहाँ से है? लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को लिए बिजनेस के पास 2 सोर्सेज होते हैं: ओन्ड कैपिटल या बोरोड कैपिटल। ओन्ड कैपिटल यानी खुद का ही पैसा बिजनेस क्या कर रहा है? यूज़ कर रहा है। खुद का यानी ओनरशिप। ओनरशिप किसके अंदर होती है? शेयर्स हो गया, डिबेंचर्स, शेयर्स हो गया, या फिर प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स हो गया। शेयर्स भी कौन से होते हैं? हमारे इक्विटी शेयर्स हो गए और प्रेफरेंस शेयर्स हो गए। ठीक है, ऑन कैपिटल होती है। और बोरोड कैपिटल जो मार्केट से हमने एज अ लोन ले रखा है, वो कैपिटल क्या कहलाती है? बोरोड कैपिटल कहलाती है, जिसमें डिबेंचर हो गया, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए। ये थे हमारे लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस।
सेकेंड है हमारा मीडियम टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। मीडियम टर्म सोर्सेज को मैंने भी पीछे बताया, कंपनी कहाँ से पैसा ले सकती है, पब्लिक डिपॉजिट से ले सकती है, मीडियम टर्म लोन फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक कर सकती है, और शॉर्ट टर्म जिसके लिए कंपनी क्या कर सकती है, कॉमर्शियल पेपर्स इशू कर सकती है, कस्टमर से एडवांस पैसे ले सकते हैं, ठीक है, ट्रेड क्रेडिट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। ये वर्किंग कैपिटल वाले में भी हम लोगों ने पढ़ा था। आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में, पहला सोर्स है इक्विटी शेयर। देखो लॉन्ग टर्म में कौन से होते हैं, इक्विटी हो गया, प्रेफरेंस हो गया, डिबेंचर हो गया, ये हमारी क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म सोर्सेज होते हैं, या फिर प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स हो गया। तो पहला हम सोर्स पढ़ रहे हैं इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स को क्या कहते हैं, हम ऑर्डिनरी शेयर्स भी कहते हैं। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल कौन सी होती है, हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल होती है। एक्चुअल में ये ओनरशिप कैपिटल होती है, यानी कंपनी के अगर हम रियल ओनर कहें तो कौन होते हैं, वो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं। लीगल ओनर्स अगर हम कंपनी के कहें तो कौन है, वो इक्विटी शेयर होल्डर है। ये अनरिस्ट्रिक्टेड क्लेम कर सकते हैं कंपनी की इनकम और एसेट्स के ऊपर, और इनके पास क्या होता है, कंपनी का वोटिंग राइट होता है। वोटिंग राइट यानी कंपनी में ये वोट कर सकते हैं। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इलेक्ट कौन करते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर करते हैं। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की इलेक्शन होती है इक्विटी शेयर होल्डर द्वारा, जो ये वोट देते हैं। अब कंपनी क्या होती है, इनकी जो डिविडेंड की रेट है वो फिक्स नहीं होती, डिविडेंड की रेट फिक्स नहीं है। कंपनी को प्रॉफिट्स होंगे तो कंपनी को डिविडेंड देती है, नहीं होंगे तो नहीं देती कंपनी डिविडेंड। सेकेंडली, कंपनी को प्रॉफिट है तो भी कोई भी शेयर होल्डर कंपनी को लीगली बाउंड नहीं कर सकता डिविडेंड पे करने के लिए। कंपनी की मर्जी है कि वो प्रॉफिट को एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करे, या फिर प्रॉफिट को अपने पास रखे, या फिर बोनस शेयर्स लोगों में इशू करे। कई बार इन्हें डिविडेंड, या तो देखो इक्विटी शेयर होल्डर को या तो कई बार डिविडेंड मिलता नहीं, और कई बार बहुत ज़्यादा डिविडेंड मिल जाता है। कैसा प्रोसीजर होता है, कंपनी प्रॉफिट्स अर्न करती है, कंपनी अपने प्रॉफिट्स में से सबसे पहले कंपनी पे करती है डिबेंचर का इंटरेस्ट, क्योंकि डिबेंचर होल्डर कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं, और क्रेडिटर्स का इंटरेस्ट देना लीगल बाउंडेशन होती है। तो कंपनी अपने प्रॉफिट्स में से सबसे पहले क्या पे करेगी, क्रेडिटर्स का इंटरेस्ट, डिबेंचर्स का इंटरेस्ट। उसके बाद इंटरेस्ट पे करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस पर कंपनी क्या पे करती है, टैक्स। टैक्स पे करने के बाद जो प्रॉफिट्स बचता है, सारे के सारे प्रॉफिट्स में से कुछ प्रॉफिट्स तो कंपनी क्या करती है, प्रेफरेंस को एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी। प्रेफरेंस की डिविडेंड की रेट क्या होती है, फिक्स होती है। रिमेनिंग प्रॉफिट्स को कंपनी हो सकता है कुछ प्रॉफिट रख ले, कुछ प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट करे, या फिर कंपनी क्या कर सकती है, सारा का सारा प्रॉफिट कंपनी खुद के पास रख सकती है। कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यानी अब देखो एक क्या तरीका हुआ, या तो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता नहीं है, हो सकता है कंपनी ना दे डिविडेंड, या फिर मिलेगा तो बहुत ज़्यादा कंपनी से क्या मिल सकता है, डिविडेंड मिल सकता है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं इक्विटी शेयर्स की। सबसे पहले आता है रेजिडुअल क्लेम ऑन इनकम। रेजिडुअल क्लेम ऑन इनकम का क्या मतलब है, कंपनी अपने प्रॉफिट्स में से, मैंने भी आपको बताया, सबसे पहले क्या पे करती है, इंटरेस्ट, उसके बाद कंपनी क्या पे करती है, टैक्स, उसके बाद कंपनी प्रेफरेंस का डिविडेंड पे करने के बाद कंपनी क्या पे करती है, इक्विटी वालों को डिविडेंड। और कंपनी को लीगली बाउंड नहीं कर सकते कि कंपनी क्या करे, इक्विटी वालों को डिविडेंड पे करे, ठीक है। कई बार कंपनी का सफिशिएंट इनकम होती है, अच्छा प्रॉफिट होता है, लेकिन कंपनी तभी डिविडेंड पे नहीं करते। तो पेमेंट इक्विटी वालों को डिविडेंड पे करने के लिए कोई भी कंपनी को लीगली बाउंड नहीं कर सकता। किसके ऊपर डिपेंड करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। डायरेक्टर के पास राइट होता है वो ये डिसाइड करे कि कितना प्रॉफिट शेयर होल्डर में एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना प्रॉफिट कंपनी के पास रिटेन रखना है, और कभी इन फ्यूचर इक्विटी शेयर होल्डर वालों को बोनस देना है तो ये भी कौन डिसाइड करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेंगे। तो ये था रेजिडुअल क्लेम ऑन इनकम। रेजिडुअल यानी बची हुई इनकम में से इन्हें क्लेम मिलता है, यानी इन्हें अपना डिविडेंड मिलता है। सेकेंडली है रेजिडुअल क्लेम ऑन एसेट्स। क्लेम ऑन एसेट्स का मतलब क्या है कि इन फॉर एग्जांपल अगर कल को कंपनी वाइंड अप हो जाती है, लिक्विडेट हो जाती है, बंद हो जाती है, कंपनी बंद हो जाती है, तो कंपनी की एसेट्स को बेचा जाता है। कंपनी के बंद होने के बाद कंपनी की एसेट्स को बेचा जाएगा, कंपनी की लाइबिलिटीज़ को पे किया जाएगा, उसके बाद कंपनी के जो डिबेंचर होल्डर है उनको पे किया जाएगा। डिबेंचर होल्डर को पे करने के बाद कंपनी सबसे पहले किसको पे करेगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। कंपनी सबसे पहले किसको पे करेगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, और उसके बाद कंपनी किसको पे करेगी, इक्विटी शेयर होल्डर को। हो सकता है इक्विटी बचा हुआ सारा का सारा पैसा किसके लिए होता है, इक्विटी के लिए होता है। हो सकता है कुछ भी ना बचे, हो सकता है बहुत ज़्यादा बच जाए, हो सकता है जिन्होंने जितना इन्वेस्ट किया उसका 50% उन्हें मिले, यानी रेजिडुअल होता है। इन्हें बचे हुए में से क्या मिलता है, अपनी एसेट्स का, अपने पैसों का क्लेम मिलता है।
थर्ड है राइट टू कंट्रोल। कंपनी के रियल ओनर कौन कहलाते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर कहलाते हैं। तो इनडायरेक्टली कंपनी के ऊपर कंट्रोल कौन करते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर करते हैं। इनडायरेक्ट होता है कंपनी के ऊपर कंट्रोल, क्योंकि यही क्या करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट करते हैं। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कौन इलेक्ट करते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर इलेक्ट करते हैं। अगर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इक्विटी शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते तो इनके पास राइट होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को क्या कर दे? रिप्लेस कर दे। रिप्लेस कर सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कौन? इक्विटी शेयर होल्डर। हर इक्विटी शेयर के पास 1 वोट होता है, तो यानी हर शेयर होल्डर के पास वोट है, वो वोट दे सकता है और अपने अकॉर्डिंग सभी मिलकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को क्या करते हैं? इलेक्ट करते हैं। फोर्थ है प्री एम्प्टिव राइट। प्री एम्प्टिव राइट होता है कि कंपनी ने देखो शेयर्स इशू कर रखे हैं, इन फ्यूचर कंपनी अगर नए शेयर इशू करती है, इन फ्यूचर कंपनी अगर नए इशू करती है तो पहले वाले शेयर होल्डर को राइट दिया गया कि पहले आप शेयर खरीद लो, और अगर ये नहीं खरीदते तो कंपनी यही शेयर का इशू करेगी, मार्केट में इशू करेगी। प्री एम्प्टिव राइट यानी नए शेयर्स को खरीदने का पहले अधिकार किनको दिया गया? पहले वाले शेयर होल्डर्स को अधिकार दिया गया, तो वो राइट क्या कहलाता है? प्री एम्प्टिव राइट कहलाता है। अभी अधिकार किस परसेंटेज में मिलता है? जितने परसेंट शेयर उनके पास पहले होते हैं कंपनी के, उतने परसेंट उन्हें इन फ्यूचर का राइट मिल जाता है। वो खरीदना चाहे तो खरीद ले, नहीं खरीदना चाहे तो ना खरीदे, और यही शेयर्स क्या कहलाते हैं? राइट शेयर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल किसी शेयर होल्डर पर कंपनी के 4% शेयर्स हैं, तो इन फ्यूचर अगर कंपनी नए शेयर इशू करती है तो कितने खरीद सकता है? सिर्फ 4%, यानी 4% तक खरीद सकता है, उससे ज़्यादा नहीं खरीद सकता, इतना अधिकार है। उसके बाद कंपनी नए शेयर इशू करेगी मार्केट में तो वो खरीद सकता है। फिफ्थ है लिमिटेड लायबिलिटी। कंपनी के रियल ओनर कौन होते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं। इनकी लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है, अमाउंट ऑफ शेयर्स तक। फॉर एग्जांपल कंपनी का एक शेयर 100 रुपये का है और इन्होंने 80 रुपये दे दिए कंपनी को, तो इनकी लायबिलिटी कितनी है? सिर्फ देने की 20 रुपये ही लायबिलिटी है। 100 रुपये का शेयर और 100 के 100 दे दिए तो इनकी कोई भी लायबिलिटी नहीं है। हालांकि सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप बिजनेस में क्या होती है? लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है, लेकिन इनकी लायबिलिटी क्या होगी? लिमिटेड होगी, जितने रुपये का एक शेयर है। नेक्स्ट है एडवांटेजेस क्या है इसकी, ये तो हमने इसकी विशेषताएं पढ़ी। अब इसके जो फ़ायदे हैं वो कंपनी के लिए क्या है, इन्वेस्टर्स के लिए क्या है, ठीक है, या फिर इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। तो पहले हम पढ़ रहे हैं इसके एडवांटेजेस। पहला एडवांटेजेस है कंपनी के लिए, कंपनी को परमानेंटली पैसा मिल जाता है, कंपनी इसके पैसे यूटिलाइज कर सकती है फ्रीली, और कंपनी के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है पैसा रिफंड करने की। सेकेंड है इंक्रीज इन बोरोइंग कैपेसिटी। इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी की बोरोइंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ करते हैं। लेंडर्स यानी जो कंपनी को लोन देते हैं वो इसी बेसिस पर देते हैं कि कंपनी के शेयर होल्डर्स कितने हैं, जितने ज़्यादा शेयर होल्डर्स होंगे तो उतना ज़्यादा लेंडर्स को क्या रहती है? सेफ्टी रहती है कि उनका पैसा नहीं डूबेगा। नो बाउंड टू पे डिविडेंड। कंपनी लीगली बाउंड नहीं होती इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के लिए। मैंने अभी बताया आपको कि कंपनी के पास प्रॉफिट्स हैं तो अभी कंपनी मना कर सकती है डिविडेंड देने के लिए, और कोई भी कंपनी के ऊपर स्यू नहीं कर सकता, कोई भी कंपनी पर केस नहीं कर सकता डिविडेंड देने के लिए, लीगली बाउंड नहीं होती। ये सारा किसके ऊपर डिपेंड करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है नो नीड टू मॉर्गेज ऑफ एसेट्स। कंपनी जब भी मार्केट में शेयर्स इशू करती है, लोगों से पैसा लिया, पैसे लेने के बदले में कंपनी को कोई भी अपनी एसेट्स को गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है। ये तो थे कंपनी के लिए एडवांटेजेस। नेक्स्ट है इन्वेस्टर्स के लिए क्या क्या एडवांटेजेस हैं। पहला है राइट टू कंट्रोल। कंपनी के रियल ओनर कौन होते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट करने का राइट किनके पास हो गया? इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास हो गया। इंक्रीज इन रेट ऑफ डिविडेंड। अब ज़्यादा प्रॉफिट्स होंगे तो ज़्यादा किसको मिलेंगे? इक्विटी को। और बस बात इतनी है कि वो डिपेंड किसके ऊपर करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। ज़्यादा प्रॉफिट तो इक्विटी के, कम प्रॉफिट तो भी इक्विटी के। इंक्रीज इन मार्केट वैल्यू। यूजुअली कंपनी का जो प्रॉफिट्स होता है, यूजुअली अ पोर्शन ऑफ प्रॉफिट इज प्लफ्ड बैक इनटू द बिजनेस विच रिजल्ट इन एनहेंस द अर्निंग पावर ऑफ द कंपनी। नॉर्मली क्या होता है? कंपनी प्रॉफिट्स को अपने पास प्लफिंग बैक कर लेती है और जिससे कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी। कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स क्या होगी? इंक्रीज होगी। नेक्स्ट है बोनस शेयर। इक्विटी शेयर होल्डर रेजिडुअल क्लेम करते हैं कंपनी की इनकम के ऊपर। अब कई बार कंपनी क्या करती है, या तो अपने प्रॉफिट को एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है, कैश डिविडेंड, या फिर कंपनी क्या कर सकती है? शेयर होल्डर में फ्री में शेयर्स को इशू कर सकती है, जिसे हम क्या कहते हैं? बोनस शेयर्स।
फिफ्थ है राइट शेयर, अभी मैंने आपको बताया था इनके पास राइट है नए शेयर्स को खरीदने का पहले, उसके बाद कंपनी क्या करेगी, मार्केट में शेयर्स को इशू करती है। नेक्स्ट है इजी टू सेल, शेयर होल्डर्स ने आज शेयर्स खरीद लिए और उसको इजीली बेच सकता है, आसानी से बेच सकता है। अगर हम किसी प्रॉपर्टी को खरीदते हैं तो उसे बेचने में थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन शेयर्स हाईली लिक्विडेटेड होते हैं। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस क्या है इसकी, इक्विटी शेयर्स की। पहली है डिसएडवांटेजेस, कंपनी के लिए क्या डिसएडवांटेजेस है, हाई कॉस्ट ऑफ फंड्स। देखो या तो कंपनी को डिविडेंड देना नहीं है, और कई बार देना है तो बहुत ज़्यादा देना है, या फिर शेयर्स को इशू करते हैं उसकी कॉस्ट होती है, अंडर राइटिंग कमीशन हो गया, ब्रोकरेज का खर्चा हो गया, इशू एक्सपेंसेस हो गया। नेक्स्ट है नो एडवांटेजेस ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, अगर कंपनी सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर्स इशू करती है तो कंपनी को ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट नहीं मिलता। नेक्स्ट है मैनिपुलेट बाय ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स, कई बार क्या होता है कंपनी के जो शेयर्स है ना स्टॉक मार्केट के अंदर खरीदे बेचे जाते हैं, कई बार कई शेयर होल्डर ने क्या कर लेते हैं, ग्रुप बना के ना शेयर्स को खरीद लेते हैं। बहुत सारे मतलब फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स ने मिलकर इकट्ठे क्या करें, शेयर्स को खरीद लिया। अब कंपनी का अधिकतर पावर किसके पास चल जाती है, कुछ लोगों के पास ही चली जाती है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस क्या है, इसके नुकसान क्या है इन्वेस्टर्स के लिए, तो हमने कंपनी के लिए पढ़ा था डिसएडवांटेज हानियाँ, अब इन्वेस्टर्स के लिए। फर्स्ट है इरेगुलर डिविडेंड, अब कोई भी पैसा लगाता है कहीं पर इन्वेस्ट करता है, सोचता है ना मुझे कम से कम पर मंथ पर ईयर कुछ ना कुछ इनकम मिलती रही। जैसे हम किसी को ब्याज पे पैसा देते हैं तो हम क्या सोचते हैं कम से कम ब्याज तो आता ही रहेगा साथ के साथ। इसी तरीके से अगर हम कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करें तो हम क्या चाहेंगे, हमें डिविडेंड मिलता रहे रेगुलरली। लेकिन जो इक्विटी वालों का डिविडेंड होता है वो क्या होता है, इरेगुलर होता है, और ना ही इनका डिविडेंड फिक्स होता है, ना यानी ना तो डिविडेंड रेगुलर होता है ना ही डिविडेंड फिक्स होता है। अगर कंपनी को प्रॉफिट्स कम होंगे तो कम डिविडेंड मिलेगा, कंपनी को प्रॉफिट्स ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा, और कंपनी को प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो भी कंपनी को कोई लीगली बाउंड नहीं कर सकता डिविडेंड देने के लिए। फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स, अगर कंपनी सफिशेंट प्रॉफिट अर्न नहीं करती तो शेयर होल्डर को लॉस बियर करना पड़ता है, जिसकी वजह से शेयर की मार्केट वैल्यू क्या होगी, कम होगी। नुकसान किसको हुआ, अल्टीमेटली इन्वेस्टर्स को, अगर शेयर की मार्केट वैल्यू कम हो रही है तो। नो रियल कंट्रोल ओवर द कंपनी, हम कहते तो हैं कि रियल ओनर कंपनी के कौन है, इक्विटी शेयर होल्डर। क्या कभी कोई शेयर होल्डर जाकर कंपनी को संभालता है, क्योंकि शेयर होल्डर तो जगह जगह फैले हुए हैं, तो कोई कहीं पर है इन्वेस्टमेंट किसी और कंट्री में कर रखी है, ठीक है, किसी और स्टेट में कर रखी है, किसी और सिटी में कर रखी है। थर्ड है फोर्थ है ओनरशिप डिल्यूशन। ओनरशिप डिल्यूशन का मतलब अगर कंपनी नए शेयर पब्लिक में इशू कर देती है तो अब कंपनी के देखो फॉर एग्जांपल पहले से 100 शेयर होल्डर्स थे, कंपनी ने और शेयर इशू कर दिए, 20 शेयर होल्डर और हो गए, तो कंपनी के टोटल शेयर होल्डर कितने हो गए, 120 फॉर एग्जांपल। अब पहले कंपनी के शेयर होल्डर यानी ओनर, पहले कंपनी के ओनर थे 100, अब कंपनी के ओनर कितने हो गए, 120, तो यानी ओनरशिप क्या हो गई, बढ़ गई। फिफ्थ है लॉस ऑन लिक्विडेशन, अगर कंपनी लिक्विडेट होती है तो मैक्सिमम लॉस किसको बियर करना पड़ता है, इक्विटी शेयर होल्डर को, क्योंकि इनका जो क्लेम होता है वो रेजिड्यूल होता है, सारी पेमेंट करने के बाद बचा हुआ किसको मिलता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है। तो हर चीज़ के कुछ ना कुछ फ़ायदे नुकसान होते हैं, तो हमने ये पढ़ा इक्विटी शेयर्स के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं कंपनी के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए। तो यानी पूरे इससे हमने कंक्लूज़न क्या निकाला कि इक्विटी शेयर होल्डर की एक तो डिविडेंड की रेट फिक्स नहीं होती है, सेकेंडली इक्विटी को जो डिविडेंड दिया जाता है वो प्रेफरेंस को डिविडेंड पे करने के बाद दिया जाता है। थर्ड, जो इक्विटी को एसेट्स के ऊपर क्लेम मिलता है वो प्रेफरेंस की पेमेंट करने के बाद दिया जाता है एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। फोर्थ, कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कौन इलेक्ट करते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास क्या होता है, वोटिंग राइट होता है। फिफ्थ, अगर देखो या तो इन्हें डिविडेंड मिलता नहीं है और मिलता है तो बहुत ज़्यादा मिलता है, लेकिन ज़्यादा देने के लिए भी कंपनी को कोई भी लीगली फोर्स नहीं करता, या तो मिलता नहीं है या मिलता है तो बहुत ज़्यादा मिलता है। तो आज हमने टॉपिक पढ़ा हमारा सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में इक्विटी शेयर्स। थैंक यू।